आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इन्हें इंडस्ट्री ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि कभी गुजरातियों को सुपरस्टार बनते हुए देखा है। इन्होंने ये प्रूव किया कि गुजराती न सिर्फ सुपरस्टार बन सकते हैं, बल्कि गुजरातियों के लिए धंधा उनके धर्म से भी बढ़कर है। इन्होंने लंबे टाइम तक स्ट्रगल किया क्योंकि खर्च करने के लिए इनके पास सिर्फ टाइम ही था। 2020 में इन्हें सक्सेस मिली तो क्रिटिक्स ने कहा कि ये तो ओवरनाइट स्टार बन गए, रातों रात स्टार बन गए। लेकिन इन क्रिटिक्स का मुंह इन्होंने ये कहकर बंद किया कि इनकी ये रात 15 साल लंबी थी। सक्सेस इनके लिए और कुछ नहीं बल्कि फेलियर के बाद का चैप्टर है। 1992 में हर्षद मेहता नाम के एक इंसान ने बहुत बड़ा स्कैम किया था जिससे पूरा देश हिल गया था। 2020 में उसी हर्षद मेहता का किरदार निभाकर इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। बात करेंगे आज की डेट में फाइनेस्ट एक्टर प्रतीक गांधी की। प्रतीक गांधी की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब प्रतीक गांधी ने की सेल्समैन और कॉकरोच की दवाइयां बेचने की जॉब? क्यों जिस वक्त प्रतीक गांधी के पास फिल्म थी तब उनके पास सर ढकने को छत नहीं थी? और कैसे जिस प्रतीक गांधी ने अपने करियर की शुरुआत की 2.5 घंटे के एक प्ले में एक लाइन के डायलॉग से वो बने बॉलीवुड के स्टार और उनकी सीरीज स्कैम का एक एक डायलॉग आज सुपरहिट है। प्रतीक गांधी सूरत में पैदा हुए, वहीं पर उनकी फैमिली थी। फैमिली में दूर दूर तक कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में था ही नहीं। फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखी जाती थी, बल्कि उनकी फैमिली में पढ़ाई का माहौल ज्यादा रहा है। पेरेंट्स टीचर रहे हैं, अंकल, चाचा, मामा सब लोग टीचिंग फील्ड में ही थे। प्रतीक गांधी की अपब्रिंगिंग बहुत ही नॉर्मल तरीके से हुई। स्कूल में पहली बार उन्हें एक प्ले करने का मौका मिला। जब वो 8th स्टैंडर्ड में थे तो अपने स्कूल में उन्होंने एक प्ले किया था जिसका टेलीकास्ट डीडी पर भी हुआ था। और उसके बाद से ही प्रतीक गांधी को थिएटर में इंटरेस्ट आने लगा। लेकिन जैसे ही 10th स्टैंडर्ड आई तो हर फैमिली में पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं कि आप पढ़ाई को सीरियसली लो, बाकी सब चीजें छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। इस स्ट्रिक्टनेस के साथ प्रतीक के 10th स्टैंडर्ड में अच्छे परसेंटेज आ गए। 88% उन्हें मिली थी और उन्हें आगे जाकर डॉक्टर बनना था। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में धोखा हो गया, 67% आ गई। यही कारण है कि प्रतीक गांधी का एडमिशन कुछ खास कॉलेजेस में नहीं हुआ और जहां एक तरफ उनके सभी फ्रेंड्स डिग्री कॉलेजेस में जा रहे थे, तब उन्होंने सूरत के ही एक कॉलेज से डिप्लोमा किया। 2 साल उन्होंने ये डिप्लोमा किया और उसके बाद एक सेल्स की जॉब पकड़ ली, क्योंकि डिप्लोमा के बाद बेस्ट जॉब आपको यही मिलती है। 8 घंटे जॉब के, 6-7 घंटे नींद के, उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम बच जाता था। और तब प्रतीक गांधी ने अपने पिता से परमिशन ली कि क्या मैं थिएटर ज्वाइन कर सकता हूं। सूरत में जहां पर प्रतीक गांधी रहते थे वहां पर काफी सारे थिएटर ग्रुप्स चलते थे, तो उसमें से एक थिएटर ग्रुप उन्होंने अपने पिता की परमिशन से ज्वाइन कर लिया था। अब प्रतीक की लाइफ सेट थी। दिन भर जॉब करना, रात को थिएटर की प्रैक्टिस करना और फिर सोने चले जाना। अपनी जॉब के पहले ही दिन प्रतीक गांधी को एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिससे उन्हें लग गया कि इस काम से कुछ नहीं होगा, उन्हें और आगे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक प्रोडक्ट की वो मार्केटिंग करने गए अपने क्लाइंट के पास। एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट थे, इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। प्रतीक को प्रोडक्ट बेचने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सबसे बेस्ट तरीका यह था कि प्रोडक्ट के बारे में ब्रोशर में जो कुछ लिखा हुआ है उसे रट लो। वही रटकर प्रतीक उस प्रोडक्ट को बेचने चले गए। सामने वाला शख्स बहुत ज्यादा एजुकेटेड था, फिजिक्स में डॉक्टरेट की हुई थी। प्रतीक की 3 लाइनों पर ही उसने रोक दिया और कह दिया कि तुम ठीक से प्रिपेयर नहीं होके आए हो। और उसके बाद उसे बहुत कुछ प्रतीक को सुनाया, जिसके बाद उन्हें लग गया कि इस जॉब में इज्जत नहीं है, सेल्समैन को ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। अगर इंजीनियरिंग में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब पानी है तो उसके लिए उन्हें डिग्री कोर्स करना पड़ेगा। तो शुरुआत हो गई डिग्री कोर्स में कैसे एंट्री करें, क्योंकि बहुत टफ था। जो लोग डिप्लोमा से आते हैं उसमें 1st और 2nd रैंक वालों का ही डिग्री कोर्स के लिए सिलेक्शन होता था। और प्रतीक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कम रैंक होने के बावजूद पैसा देकर किसी कॉलेज में एडमिशन ले ले। इसी दौरान जलगांव के एक कॉलेज में उन्होंने खुद प्रिंसिपल को कॉल किया और कहा कि मेरी परसेंटेज अच्छी है लेकिन रैंक कम है, मुझे एडमिशन चाहिए आपके कॉलेज में, मैं पढ़ना चाहता हूं।
प्रतीक की चाह और भूख देखकर प्रिंसिपल को लगा कि बंदा जेन्युइन है और उसके बाद प्रतीक को जलगांव के उस कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए सेलेक्ट कर लिया गया और यहां से एक नए सफर की तैयारी हुई। लेकिन अब जलगांव में भी दिन भर कॉलेज का टाइम शाम को किया जाए, थिएटर से दूर हो रहे थे, बहुत मिस कर रहे थे थिएटर को। तब प्रतीक ने अपनी लाइफ को फिर से सेट किया। वो वीकली अप डाउन करने लगे, पूरा हफ्ता कॉलेज अटेंड करते और वीकेंड पे सूरत आ जाते अपने थिएटर की प्रैक्टिस करने के लिए। इसी दौरान सूरत में आपस में इंटर थिएटर कॉम्पिटिशन्स होते थे और उसकी साल भर तैयारी की जाती थी। प्रतीक गांधी ने एक प्ले के लिए तैयारी की थी, तकरीबन 35 दिनों तक तैयारी की थी। 2.5 घंटे का ये प्ले था। 2.5 घंटा प्रतीक गांधी स्टेज पर खड़े रहे और डायलॉग उनका था सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का। यहां से थिएटर और एक्टिंग के प्रति सीरियसनेस और डिसिप्लिन प्रतीक गांधी के अंदर आ गया था कि काम भले ही कितना ही छोटा क्यों ना हो, आपके किरदार की वैल्यू कितनी ही कम क्यों ना हो, लेकिन उसे आप सच्चाई से करो, लगन पूरी रखो। अरण्य रुदन इस प्ले का नाम था। इंजीनियरिंग जब पूरी हो गई तो फिर वो टाइम आ गया जब प्रतीक गांधी को डिसीजन लेना पड़ा कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं, इंजीनियरिंग या एक्टिंग। लेकिन उस टाइम ऐसी पोजीशन पर थे कि दोनों ही चीजें हाथ से बहुत दूर थी। प्रतीक दोनों काम को साथ में करना चाहते थे और ये दोनों काम साथ में किस सिटी में हो सकते हैं? ऑफ कोर्स मुंबई में। यही वो जगह है जहां पर ज्यादा से ज्यादा जॉब्स मिलती है और यही वो जगह है जहां पर एक्टिंग के मंझे हुए कलाकार और थिएटर के लोग आपको मिल सकते हैं। इसी दौरान 2004 में प्रतीक मुंबई आ गए। 1 महीना अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रहे और 1 महीने बाद मूव कर लिए। लेकिन स्ट्रगल जारी था, जॉब ढूंढ रहे थे, ऑडिशंस दे रहे थे। ऑडिशन देने जब गए तो प्रतीक गांधी का सामना भी वैसे ही हुआ जैसा हमारे दूसरे एक्टर्स के साथ हुआ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, इनको भी रिजेक्ट किया गया। इन्हें कहा गया कि आपके लुक हीरो जैसे नहीं है, आपकी फील वैसी नहीं है, आप बहुत ज्यादा पतले हैं। हर वो बात कह सकते थे जो कास्टिंग वालों ने कही। ये तक कह दिया कि कभी किसी गुजराती को सुपरस्टार बनते हुए देखा है? अब ये क्या लॉजिक है? लेकिन ये बात भी तब प्रतीक गांधी ने सुनी थी। लेकिन उसके बावजूद वो टूटे नहीं, ऑडिशन पे ऑडिशन देते रहे। तो अब काम तो नहीं मिला था, लेकिन काम वाले लोगों के साथ जगह मिल गई थी। पृथ्वी थिएटर में अपने थिएटर वाले लोगों के वो पास आ गए थे और तब उन्होंने थिएटर करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके लिए पैसा नहीं मिलता था और तब प्रतीक गांधी ने कई बार अपना खर्च निकालने के लिए मॉल्स के बाहर कॉकरोच मारने के पॉइजन्स तक बेचे हैं। और जब कुछ परमानेंट जॉब नहीं मिली तब उन्होंने नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल में एज अ फ्रीलांसर काम करना शुरू कर दिया। इस जॉब के दौरान भी प्रतीक को कई बार लगता था कि वो अपने सपने से दूर जा रहे हैं, लेकिन पेट भी पालना था और पैशन को भी फॉलो करना था। इसी दौरान प्रतीक ने एक प्ले किया जिसके कारण उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ। उन्होंने सेम प्ले को एक ही दिन में 3 लैंग्वेजेस में किया, गुजराती, इंग्लिश और हिंदी में। मोहन्स मसाला इसका इंग्लिश में नाम था और ये प्ले काफी पॉपुलर हुआ था। प्रतीक का थिएटर की दुनिया में धीरे धीरे नाम होने लगा था और वो भी अपनी इस लाइफ को एंजॉय करने लगे थे। इसी दौरान प्रतीक ने अपनी लाइफ का एक बेहतरीन प्ले किया और उस प्ले का मोमेंट उनके लिए सबसे स्पेशल हो गया क्योंकि उस प्ले में उनका जो किरदार था उसे थ्रू आउट म्यूट ही रहना था। 45 मिनट्स की ये परफॉर्मेंस थी। इस परफॉर्मेंस को इतना प्रेस किया गया कि कुछ गेस्ट थे वो बैक स्टेज एक्टर्स से मिलने आए थे, जिसमें से एक लड़की थी जो खुद एक एक्ट्रेस थी, मारवाड़ी लड़की थी ये। और यहां से प्रतीक की इस लड़की से मुलाकात हुई जो कि आज की डेट में प्रतीक की वाइफ है। बामिनी ओझा इनका नाम है और ये खुद भी एक एक्ट्रेस है। 2008 में प्रतीक ने बामिनी के साथ शादी कर ली। तब तक प्रतीक की एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जॉब भी लग गई थी। वो रिलायंस के साथ काम कर रहे थे और ईयरली 8 लाख रुपीस उन्हें मिल रहा था, यानी कि ठीक पैसा कमा रहे थे, फैमिली को चला सक रहे थे। प्रतीक ने अपने पेरेंट्स और अपने भाई को भी मुंबई बुला लिया था और विले पार्ले में 1 बेडरूम किचन किराए पर ले लिया था। घर में जगह कम थी लेकिन प्यार की जरा भी कमी नहीं थी। और यहां से प्रतीक ने अपने सफर में स्पीड बढ़ाना शुरू किया। फैमिली को सेट कर लिया था, जॉब सेट थी, अब टाइम को बैलेंस करने की बात थी। तो प्रतीक सुबह 6 बजे उठकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाया करते थे। 9 बजे ऑफिस में होते थे, शाम को 6 बजे ऑफिस से निकलते थे। उसके बाद अपना थिएटर, जिम, ये सब परस्यू करते थे। कुछ इस तरह से सालों तक
प्रतीक गांधी ने थिएटर और जॉब के बीच में बैलेंस बनाए रखा। इनफैक्ट प्रतीक कहते हैं कि ऑफिस ट्रैवल करने में उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं होती थी, बल्कि वो एंजॉय करते थे उस सफर को, क्योंकि यही वो टाइम होता था जब प्रतीक अपनी स्क्रिप्ट्स लर्न कर लेते थे और ऑफिस में भी टाइम जरा भी वेस्ट नहीं करते थे। कोशिश करते थे अपना 101% देने की, ताकि बॉस को भी शिकायत नहीं हो। कुछ इस तरह से अपनी लाइफ को 2014 तक प्रतीक ने मैनेज किया। 2014 में प्रतीक गांधी की पहली गुजराती फिल्म आई, जिसका नाम था बेयार। जो प्लेज अब तक प्रतीक ने अपने थिएटर ग्रुप के साथ किए थे, उन्हीं प्लेज ने इस फिल्म के लिए रास्ता खोला था। फिल्म बहुत ही टाइट बजट थी, स्मॉल बजट की फिल्म थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सक्सेसफुल रही। सबसे बड़ी बात है कि एक जॉब में रहते हुए प्रतीक ने इस फिल्म की शूटिंग कैसे की, इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा किस्सा है। प्रतीक कहते हैं कि उन्होंने साल भर की अपनी लीव्स बचाकर रखी थी और जब ये फिल्म उन्हें मिली तब ऑफिस से उन्होंने छुट्टियों की परमिशन मांगी थी। हालांकि छुट्टियां मिलना बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के लिए साल भर तैयारी कर रहे थे वो प्रोजेक्ट बनने लगा था। साइट पे जाकर प्रतीक को खड़े रहने की भी ड्यूटी थी, लेकिन ऑफिस की तरफ से ये छुट्टी उन्हें मिल गई इस शर्त पर कि वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे। बेयार की शूटिंग के दौरान प्रतीक गांधी हमेशा शॉट खत्म करने के बाद अपने लैपटॉप पर बैठकर ऑफिस का काम संभालते थे। कुछ इस तरीके से उन्होंने अपनी पहली फिल्म संभाली। कम ही लोग जानते हैं कि जब प्रतीक गांधी को बेयार फिल्म मिल गई थी, तब उनके हाथ में जहां एक तरफ फिल्म की स्क्रिप्ट थी, वहीं उनके सर से छत हट रही थी। इसके पीछे का कारण यह है कि जिस घर में वो रहते थे उसका अग्रीमेंट खत्म हो गया था, घर शिफ्ट करना था, और मुंबई में सब जानते हैं कि घर शिफ्ट करने के लिए आपको एक बार फिर से मोटा पैसा चाहिए। डिपॉजिट के रूप में कई बार आपको साल भर का रेंट भी एडवांस देना पड़ता है। तकरीबन 4-5 लाख रुपए का तब खर्चा था। प्रतीक के पास इतने पैसे नहीं थे, यही कारण था कि उन्होंने एक डिसीजन लिया। अपने ऑफिस के जितने भी टूर वाले काम थे वो उन्होंने तब करना शुरू कर दिया, तो ऑफिस की तरफ से वो ट्रैवल किया करते थे, तो प्रतीक को छत की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। वहीं अगर बात करें उनकी फैमिली की, तो तब प्रतीक को एक बहुत ही अहम डिसीजन लेना पड़ा। उन्होंने अपने पेरेंट्स को फिर से सूरत भेजा, भाई उसके दोस्त के यहाँ रहने चला गया और वाइफ को उसके घर भेज दिया। कुछ इस तरीके से प्रतीक ने अपनी फिल्म का वो समय निकाला, लेकिन जैसे ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई, प्रतीक की किस्मत ही बदल गई। इसी दौरान प्रतीक की लाइफ में एक टफ समय भी आया, तब जब उनकी वाइफ को ट्यूमर सस्पेक्ट हुआ, लेकिन बाद में एक ऑपरेशन के बाद उनकी वाइफ की तबीयत बिल्कुल परफेक्ट हो गई। बेयार की सक्सेस के बाद प्रतीक गुजराती सिनेमा का एक बहुत ही पॉपुलर हिस्सा बन गए थे और सभी लोग उनके साथ काम करना चाहते थे। इसी दौरान उन्हें रॉन्ग साइड राजू फिल्म ऑफर हुई। अब एक बार फिर से फिल्म का शेड्यूल, फिर से ऑफिस से लीव्स मांगना वो थोड़ा सा टफ हो जाता। कॉर्पोरेट फुल टाइम जॉब में इतनी लीव्स आपको नहीं मिलती है। तब प्रतीक को डिसीजन लेना पड़ा। उन्होंने फाइनली अपनी जॉब को बाय बोला और रॉन्ग साइड राजू से अपने जिंदगी की राइट साइड चूज की। ये फिल्म बनी। फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो एक बार फिर से ये फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई, पिछली फिल्म से और ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुई और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला, जिसके बाद प्रतीक गांधी की किस्मत ही बदल गई। गुजराती सिनेमा के सुपरस्टार बन गए थे तब प्रतीक गांधी। इसके बाद उन्होंने वेंटिलेटर, लव निभवाई, तंबूरो जैसी फिल्मों में भी काम किया। प्रतीक गांधी स्टार तो बन गए थे, काम उन्हें मिल रहा था, लेकिन बॉलीवुड अभी भी दूर था। इसी दौरान बॉलीवुड फिल्म में काम मिलना शुरू हुआ और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडस्ट्री ऐसे ही किसी को एक्सेप्ट नहीं करती है। प्रतीक को जो पॉपुलैरिटी गुजराती सिनेमा में मिल रही थी, उसी का हल्ला बॉलीवुड में हुआ, जिसके बाद उन्हें एक फिल्म में कास्ट किया गया, लीड रोल में नहीं बल्कि सपोर्टिंग रोल में, क्योंकि लीड रोल में था एक स्टार का बेटा। जी हाँ, जैकी भागनानी इस फिल्म का हिस्सा थे, जिनके पिता वासु भागनानी बहुत बड़े प्रोड्यूसर है। ये फिल्म थी मित्रों और इस फिल्म में जैकी के दोस्त के किरदार में प्रतीक नजर आए थे। फिल्म में ज्यादा कुछ करने को था नहीं। ये फिल्म भी इतनी कुछ खास बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल नहीं साबित हुई। प्रतीक अननोटिस्ड ही चले गए। इसके बाद एक और फिल्म में नजर आए। एक बार फिर से एक सुपरस्टार के जीजा के लिए ये फिल्म बनाई जा रही थी। सुपरस्टार साले ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म में भी प्रतीक गांधी साइड रोल में ही नजर आए। ये फिल्म थी लव यात्री। आयुष शर्मा लीड एक्टर के तौर पर थे। वरीना हुसैन इस फिल्म में थी। इस फिल्म के नाम पर अगर कुछ किसी को याद है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये कि सलमान खान ने ये फिल्म बनाई और इस फिल्म का एक गाना जो कि काफी हिट हुआ था। यानी कि गुजराती सिनेमा के सुपरस्टार को यहाँ पर इन्होंने कैरेक्टर और सपोर्टिंग एक्टर बनाकर रख दिया था। प्रतीक गांधी कितने टैलेंटेड थे ये दिखाना उन्हें अभी तक बाकी था।
इसी दौरान इंडस्ट्री के एक नामी डायरेक्टर, जिनको सिनेमा की पहचान है, जो इस चीज में बिलीव करते हैं कि हमेशा कैरेक्टर के लिए सही एक्टर को ही कास्ट करना चाहिए, ना कि उसको जो आपका दोस्त हो, हंसल मेहता उस दौरान स्कैम 1992 पर काम कर रहे थे। हर्षद मेहता के किरदार निभाने वाले एक एक्टर की उन्हें तलाश थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई एक्टर ऐसा नहीं दिखा। उन्होंने रीजनल सिनेमा भी देखा और इसी दौरान उन्होंने प्रतीक गांधी की बेयार और रॉन्ग साइड राजू देखी। ये 2 फिल्में देखने के बाद हंसल मेहता ने डिसाइड कर लिया कि हर्षद मेहता का किरदार प्रतीक गांधी ही निभाएंगे। सोचिए कि जहां इंडस्ट्री में इतने सारे चेहरे हैं, इतने सारे स्टार किड्स हैं, अगर चाहते तो कोई स्टार किड्स हंसल मेहता की सीरीज को प्रोड्यूस भी कर लेते, लेकिन हंसल मेहता ने इस रोल के लिए चूज किया जो यहां पर इंडस्ट्री में कहा जाता है रीजनल सिनेमा के एक्टर को। प्रतीक गांधी खुद शॉक थे कि क्या वाकई में हंसल मेहता सीरियस है, क्योंकि अब तक उन्होंने सपोर्टिंग किरदार किए थे। बॉलीवुड से उनको कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। हंसल मेहता ने कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरीके से समझाया प्रतीक गांधी को कि अगले कुछ महीने उन्हें इस कैरेक्टर को तैयार करने में काफी मदद मिली। 8 महीने तक प्रतीक गांधी ने खूब खाना खाया, 18 किलो वजन बढ़ाया हंसल मेहता के किरदार के लिए, और 550 पेजेस की जो स्क्रिप्ट थी उसको पढ़ना, यही उनके 2 काम थे। और इसके बाद शुरू हुई स्कैम 1992 की शूटिंग। ये सीरीज इतनी बड़ी हिट होगी ये तब किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि इंडस्ट्री का एक फॉर्मूला है, अगर आपको कुछ भी सीरीज या फिल्म को हिट कराना है तो आपको पॉपुलर चेहरा लेना जरूरी है। ऐसे शख्स को लो जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी हो। यहाँ पर हंसल मेहता बिल्कुल उल्टा काम कर रहे थे। वो तो बॉलीवुड का कोई पॉपुलर चेहरा नहीं, बल्कि गुजरात से रीजनल सिनेमा से उठाकर एक एक्टर को ला रहे थे। बहुत चांसेस थे सीरीज के फ्लॉप होने का, फेल होने का, मजाक बनने का, लेकिन हंसल मेहता को प्रतीक गांधी के अंदर वो टैलेंट नजर आया था, इस रोल को वही निभा सकते हैं। तब जाकर बनाई गई स्कैम 1992। ये सीरीज अब तक की सुपर हिट सीरीज है। इस सीरीज को इंडिया से ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर तारीफ मिली है, और इस सीरीज में जितना हाथ प्रतीक गांधी का है उतना ही हाथ हंसल मेहता का भी है। अगर हंसल मेहता प्रतीक गांधी को इतना बड़ा रोल नहीं देते तो शायद प्रतीक गांधी को ये प्लेटफॉर्म अब नहीं मिलके पता नहीं कब मिलता। एक एक्टर को जरूरत होती है प्लेटफॉर्म की, वो प्लेटफॉर्म तैयार किया हंसल मेहता ने। तो इस रोल के लिए, स्कैम के लिए, प्रतीक गांधी को इंडस्ट्री को देने के लिए हंसल मेहता को भी क्रेडिट जाता है। तो जिस स्कैम ने 1992 में इंडिया को हिला दिया था, उस स्कैम ने 2020 में इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। अचानक से जिस एक्टर को लोगों ने गुजराती, पतला दुबला, हीरो लुक्स वाला नहीं, बैकग्राउंड नहीं, ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था, वो प्रतीक गांधी सबके फेवरेट हो गए हैं। बड़े बड़े मीडिया इनके इंटरव्यूज ले रहे हैं, सब इनकी स्टोरीज जानना चाहते हैं, और स्कैम के बाद प्रतीक गांधी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी साइन किए। प्रतीक को क्रिटिक्स ने ओवरनाइट स्टार कहने की कोशिश की। ओवरनाइट स्टार वो होता है कि तुक्के में कुछ चीज हिट हो गई, लेकिन उन क्रिटिक्स को ये नहीं पता कि प्रतीक जो है स्कैम से पहले बहुत लंबी तैयारी करके आए थे, और यही कारण है कि तब क्रिटिक्स का मुंह बंद करने के लिए प्रतीक ने कहा था, मैं रातों रात स्टार नहीं बना हूं, बल्कि मेरी ये रात 15 साल लंबी थी। प्रतीक गांधी जैसे एक्टर्स इंडस्ट्री को एक रियलिटी चेक करने के लिए मजबूर कर लेते हैं कि जो लोग कास्टिंग में बैठे हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी है एक्टर्स को परख कर कास्ट करने की, वो एक्टर्स का चेहरा देखकर ही रिजेक्ट कर देते हैं। यानी कि एक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस ही यहाँ पर गलत है। यही कारण है कि इतने ब्रिलियंट एक्टर्स को अपने सही मुकाम तक पहुंचने के लिए इतना लंबा समय लग जाता है। जिस दौरान प्रतीक गांधी को फिल्मों में होना चाहिए था, सिनेमा का मायना बदलना चाहिए था, उस दौरान तो वो कॉर्पोरेट जॉब में फंस गए थे, क्योंकि उन्हें घर चलाना था, इंडस्ट्री में कोई काम नहीं दे रहा था। काश ये स्कैम जैसी सीरीज, काश हंसल मेहता की नजर उन पर तभी पड़ जाती तो उनकी लाइफ बहुत जल्दी ही बदल जाती। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिला है। प्रतीक गांधी को अपनी लाइफ में कई जगह रिस्क लेनी पड़ी, जैसे कि सूरत छोड़कर मुंबई शिफ्ट होना, कई दिनों तक बिना जॉब के रहना, कई दिनों तक बिना काम के रहना। फिर एक और रिस्क उन्होंने तब ली जब उन्होंने अपनी जॉब के साथ थिएटर को मैनेज किया। 2016 में एक बार फिर से रिस्क ली जब जॉब छोड़कर फुल टाइम एक्टर बन गए। लेकिन आज ये सारी रिस्क पे ऑफ कर रही है। इसीलिए कहते हैं ना कि रिस्क है तो इश्क है। प्रतीक गांधी की स्कैम सीरीज का कौन सा डायलॉग आपको बहुत पसंद आया,
ये भी हमको बताइए। वेल वी होप कि प्रतीक गांधी आगे भी इसी तरह का बेहतरीन काम करते नजर आए। और प्रतीक गांधी की स्टोरी से आपको क्या सीख मिली है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड के एक और सेलिब्रिटी की लाइफ और करियर एनालिसिस के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।